हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में कोवलेंट बॉन्ड के जो टॉपिक्स चल रहे थे उनमें डाइपोल मूवमेंट के बाद आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के लिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड पैरामीटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी बॉन्ड की जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स हैं और बॉन्ड एंथैल्पी है। 4 फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स की। Bond parameters are physical properties of the bond are called bond parameters. और ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं 4 टाइप के मैंने बताया अभी आपको। एक तो बॉन्ड लेंथ है जो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। सेकंड इज बॉन्ड एंगल, थर्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, एंड फोर्थ इज बॉन्ड ऑर्डर। फोर्थ है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स जिस कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जनरली इसको नैनोमीटर में, पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स which combined with covalent or coordinate bond। जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी नाम देंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होगी जिसको हम डायरेक्ट नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम बॉन्ड लेंथ यूज करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन पिकोमीटर और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। आप जानते हो कि पिको क्या होता है। पिको जिसको स्मॉल पी से हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज 10⁻⁻12 मीटर। नैनो जिसको स्मॉल एन से हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज 10⁻⁹ मीटर। एंड 1 एंगस्ट्रॉम विच इज 10⁻10 मीटर। तो जनरली हम एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो के बीच की डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपने डबलेट कंप्लीट करने के बाद इस टाइप से जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है सपोज करो, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये है, इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। दोनों ने पेयरिंग कर ली। दोनों ने क्या कर लिया है? पेयरिंग कर ली है और एक बॉन्ड बना लिया है। तो दोनों का डबलेट कंप्लीट है। तो इनके जो न्यूक्लियसेस हैं, इन न्यूक्लियसेस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी जिसको हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड लेंथ। और हाइड्रोजन के केस में अगर ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है तो इसके केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है विच इज 74 पिकोमीटर। और आपको मैंने कोवलेंट रेडियस के बारे में बता दिया था कि कोवलेंट रेडियस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसका हाफ होती है। इसका हाफ मीन्स कोवलेंट जो रेडियस आएगी यहाँ पे बॉन्ड की विच इज 74 पिकोमीटर है, देन 37 पिकोमीटर है। इसकी हाफ हो जाएगी 74 की। या फिर 74 पिकोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.74 एंगस्ट्रॉम और इसको लिख सकता हूँ 0.37 ऑफ एंगस्ट्रॉम। अब बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस चीज पे करती है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एटम के साइज पे डिपेंड करती है। अगर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है,
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ए एंड ए और बी एंड बी। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये एटम ए है और ये एटम क्या है, ए है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये आ जाएगा आर ए, रेडियस ऑफ ए, और यहाँ पे ये आ जाएगा आर ए, मीन्स डी ऑफ ए, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड ए, विच इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए। या फिर मैं कहूं कि दोनों एटम बी बी हैं, तो हम बात कर सकते हैं कि डी बी एंड बी विच इज इक्वल टू आर बी, रेडियस ऑफ बी प्लस रेडियस ऑफ बी। और अगर ऐसा है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये तो दोनों थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब दोनों के न्यूक्लियस डिफरेंट है, इन दोनों के न्यूक्लियस क्या थे, सेम थे। इन दोनों के सेम थे तो मैं बता सकता हूं कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों की रेडियस के सम के इक्वल है। और अगर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब भी हम कह सकते हैं डी ए एंड बी विच इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, तो उनके साइज में भी डिफरेंस रहेगा, और साइज में डिफरेंस रहेगा तो उसके बेस पे भी बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ए और बी अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी डी ए बी, वो छोटी होगी किससे, आर ए प्लस आर बी से। और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि कितनी छोटी होगी, वो चीज पीरियड टेबल के एक लेक्चर में मैंने जो कोवेलेंट रेडियस थी उसके अंदर आपको एक्सप्रेस कर रखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों की रेडियस के सम से। एटम अगर इस टाइप से आपके पास कि एक एटम आपने ये ले लिया और एक एटम बड़ा एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डी ए बी विच इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी तो रहेगा ही रहेगा। अब आर ए और आर बी दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी विच इज आर ए, और यहां से और यहां तक की डिस्टेंस आएगी विच इज आर बी, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी रहेगा यहाँ पे, यानी इसकी रेडियस अलग होगी, इसकी रेडियस अलग होगी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो मैंने ये बता दिया कि उस कंडीशन में ये कंडीशन लागू हो जाएगी, ये छोटा भी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो, इफ बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उस कंडीशन में तो डी ए बी क्या आ गया, डी ए बी विच इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, बोथ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो उस कंडीशन में ये छोटी होगी ए बी इससे। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज है वो अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक तो हमने HF यूज किया, एक हमने HCl यूज किया, एक हमने HBr यूज किया और एक हमने HI यूज किया। अगर हाइड्रोजन तो हमने सेम रखा तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन तो सेम रहेगी, लेकिन रेडियस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन डिफरेंट होगी। मींस रेडियस ऑफ फ्लोरीन is less than radius of chlorine is less than radius of bromine is less than radius of iodine। तो उस कंडीशन में इसकी बॉन्ड लेंथ दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, इन दोनों की उससे कम होगी, इन दोनों की उससे कम होगी और इन दोनों की उससे भी कम होगी। इसकी वैल्यूज लिख देता हूं मैं। इट इज 92 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर,
141 पिकोमीटर एंड 160 पिकोमीटर, बढ़ती जा रही है बॉन्ड लेंथ, तो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। इसी टाइप से मैं कहूँ कि H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा? इसके अंदर OH बॉन्ड की लेंथ, इसके अंदर SH बॉन्ड की लेंथ, इसके अंदर SEH बॉन्ड की लेंथ और इसके अंदर TEH बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी उधर से इधर। तो वाटर के अंदर सबसे छोटी लेंथ होगी और हाइड्रोजन का जो टेलुरियम बनता है उसके अंदर सबसे बड़ी लेंथ होगी। सेकेंड, हाइब्रिड स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी हाइब्रिड स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। अब हाइब्रिड स्टेट्स में किस टाइप से डिपेंड करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज इन बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन, जो आगे आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ atoms increased and bond length decrease। अब मैं तीन टाइप के हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूं। एक तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, एक हाइब्रिडेशन होता है sp2, एक हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है, 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और एक s, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हैं जिनमें से s एक है। इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें 25% है। इसके केस में देखें तो एक s और 2 p पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, 2p एंड 1s, और उनमें से 1s है तो परसेंटेज s कैरेक्टर हो गया 3 में से एक है, इसका मतलब 33.33% हो गया। और sp के अंदर एक s है और एक p है, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें से एक s है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ पे 50% हो गया। तो यहां से यहां तक अगर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर अप टू डाउन बढ़ रहा है। तो कंडीशन ये हो सकती है कि कार्बन कार्बन का अगर केस लेते हैं, कार्बन और कार्बन का केस लेते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, जिसमें से एक कार्बन क्या हो सकता है? sp3 हो सकता है, दूसरा भी कैसा हो सकता है? sp3। इसी टाइप से एक कार्बन sp3 हो सकता है, दूसरा sp2 हो सकता है। एक कार्बन sp3 हो सकता है, दूसरा sp हो सकता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अप टू डाउन बढ़ रहे हैं, एक कार्बन तो हमने सेम लिया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि sp2 एंड sp2 एंड sp2 एंड sp, या फिर ऐसा हो सकता है कि sp एंड sp। ये कंडीशंस हो सकती है। सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, यानी पहला वाला जो एग्जांपल है उसके लिए मैंने ये ले लिया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें से 3 अलग अलग बॉन्ड रहेंगी। कार्बन जब 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है अलग अलग सिंगल बॉन्ड से, देन वो भी sp3 हाइब्रिड होता है और वो भी sp3 हाइब्रिड होता है। तो ये बॉन्ड तो कैसा हो गया? sp3 sp3। एक sp3 sp2 यूज किया मैंने, यानी इसका केस या मैंने यहां यूज किया है। कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन तो sp2 है जिसमें डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है और ये सारे सिंगल बॉन्ड रखा है, तो ये कैसा हो गया? sp3। तो ये sp2 sp3 है, sp3 sp2। इस कंडीशन में एक कार्बन ये है, इसकी कंडीशन में ये तो sp3 है और यहां सिंगल बॉन्ड यूज किया मैंने। कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp हाइब्रिड कार्बन है, तो sp3 sp हो सकता है। इसका केस हो सकता है दोनों ही sp2 होंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसका केस लेंगे तो एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा sp2 और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा sp, और इसका केस लेते हो दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, इसलिए ये भी sp हो गया, ये भी sp हो गया। कंडीशन ये है कि अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिड होता है, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मींस एक पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो sp3 होता है। ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो sp है। तो मैं इन सिंगल बॉन्ड्स की, इस सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं।
सभी सिंगल बॉन्ड्स की अगर बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की। इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.52 एंगस्ट्रॉम, और इस तीसरे वाली की आती है 1.46 एंगस्ट्रॉम। यानी परसेंटेज एस करेक्ट, यहाँ पे sp3 था तो 25% था, यहाँ पे sp2 आ गया तो 33.33% हो गया, यहाँ पे sp आ गया तो 50% आ गया। तो अगर बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। इसी टाइप से इसकी बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो 1.51 एंगस्ट्रॉम, 1.51 एंगस्ट्रॉम। यानी कि sp2 की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो sp3 sp से भी ज्यादा होती है, 1.51। इसका केस अगर लेते हैं तो इसके केस में आता है 1.45 एंगस्ट्रॉम, यानी कि sp कैरेक्टर बढ़ गया, परसेंटेज तो डिक्रीज हो चुकी है। और इसका केस लेते हैं तो 1.37 एंगस्ट्रॉम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो थोड़े पास आ जाते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो चुकी होती है। इसी टाइप से हम बात करें CH बॉन्ड लेंथ की, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की, लेकिन कार्बन के हाइब्रिड स्टेट चेंज कर रहे हैं। एक तो कंडीशन ये है कि कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। एक कंडीशन ये है कि कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। एक कंडीशन ये है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, और ये कार्बन sp हाइब्रिड है। हाइब्रिडेशन इसी चैप्टर में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो इसमें होगी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए, इसमें और भी बढ़ गई। तो इनकी जो अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करें, बॉन्ड लेंथ है इसकी आती है 1.08 एंगस्ट्रॉम, इसकी आती है 1.06 एंगस्ट्रॉम, और इसकी आती है 1.05 एंगस्ट्रॉम। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो चुकी होती है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से ये बढ़ जाएगी बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस, रेजोनेंस नेक्स्ट टॉपिक आएगा। रेजोनेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग होती रहती है, तो शिफ्टिंग होती रहती है तो एटम और भी पास आ चुके होते हैं। रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कम हो जाती है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन एक्चुअल में यहाँ डबल बॉन्ड रख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड रख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड रख रहा है। कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ पहले ही, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, दोनों ही sp3 यूज किए मैंने, विच इज 154 पिकोमीटर, यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये दोनों sp3 थे, यहाँ पे मैं sp2 और sp2 ले रहा हूं, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड से और भी पास आ गए एटम्स। और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करें तो ये जो होती है sp और sp हाइब्रिड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उस कंडीशन में ये 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल से, और डबल की ज्यादा होती है ट्रिपल से। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी डबल से, डबल की ज्यादा होगी ट्रिपल से। अगर इसका केस देखते हैं तो बेंजीन की एक तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बनती है और एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये बनती है, यानी कि डबल बॉन्ड की इंटर कन्वर्जन होता रहता है, जिसको हम नाम देंगे रेजोनेंस। जो रेजोनेंस में आपको बताऊंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और नैनो सेकंड में ऐसा चलता रहता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे। अगर बेंजीन की केवल एक स्ट्रक्चर होती, ये सपोज करो कि बेंजीन की एक स्ट्रक्चर थी, तो इसमें यहाँ से कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो इसकी लेंथ तो कितनी होनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी है 154 पिकोमीटर, या 1.34 को 134 पिकोमीटर लिख सकता हूँ मैं, इसको 154 पिकोमीटर लिख सकता हूँ। तो ये लेंथ होनी चाहिए थी, ये 134 डबल बॉन्ड के बीच में ये होती। लेकिन इंटर कन्वर्जन की वजह से जो एवरेज बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ आती है
वो आती है 139 पिकोमीटर, मीन्स 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो ना तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है और ना ही सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम है। तो हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं और सिंगल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, तो एग्जैक्ट लेंथ नहीं आती। तो रेजोनेंस की वजह से एवरेज जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो आएगी। इन दोनों की एवरेज अगर देखते हैं तो 1.44 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए, लेकिन एवरेज से भी कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेटिक एनर्जी। तो रेजोनेंस भी अफेक्ट करता है किस चीज को, बॉन्ड लेंथ को। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा हूं। बॉन्ड लेंथ्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, HF, HCl, HBr, HI, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड N, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I। इसका तो मैंने आपको बताया 74 पिकोमीटर है, इस 92 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर। बढ़ती जा रही क्योंकि साइज बढ़ रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम मिलेगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर होती है, नाइट्रोजन की 109 पिकोमीटर, फ्लोरीन की 144 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर, 228 पिकोमीटर। बढ़ती जा रही क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जा रहा है ब्रोमीन में, एंड 267 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, हाइब्रिड स्टेट पे डिपेंड करती है, उसके साथ साथ रेजोनेंस पे भी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ। सेकंड बात कर रहा हूं बॉन्ड एंगल्स की। या बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है कि एक पॉइंट है आपके पास, एक बॉन्ड ये बना हुआ है और एक बॉन्ड ये, यानी कि एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। कम से कम 3 एटम के बीच में बनने वाले 2 कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच के एंगल को नाम देते हैं थीटा, और इसी को नाम दे रहे हैं बॉन्ड एंगल। यानी कि बॉन्ड एंगल में कम से कम 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 2 सिंगल डबल बॉन्ड्स के बीच की, सिंगल और डबल हो सकता है, ये सिंगल हो सकता है। 3 एटम्स के बीच में बनने वाली 2 बॉन्ड्स की बीच का जो एंगल होता है विच इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको हम डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कंसीडर कर सकते हैं। मींस बॉन्ड एंगल इज एंगल्स बिटवीन 3 एटम्स। ध्यान दे लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कितने एंगल्स, मतलब कितने एटम्स के बीच में हम बॉन्ड एंगल को कंसीडर कर सकते हैं। 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता, वो लीनियर बॉन्ड होता है जिसको हम कोई बॉन्ड एंगल यूज नहीं करते हैं। बॉन्ड एंगल इज एंगल बिटवीन 3 एटम्स विच कंटेन एटलीस्ट 2 बॉन्ड। Means angle between 2 bonds is called bond angle। 2 bonds के बीच के एंगल को हम नाम देते हैं बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं मीथेन CH4, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है HCH, मीन्स HCH बॉन्ड एंगल, HCH bond angle, which is 109 degree 28 minutes. It considered in, expressed in degrees, minutes or seconds। 1 degree is 60 minute। 1 डिग्री को हमने 60 मिनट में कन्वर्ट किया है और 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है।
यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 30 मिनट्स यूज कर सकते हैं, विच इज 109.5 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना है दो बॉन्ड्स के बीच में, उसको हमने नाम दिया है बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल या फिर इसके फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूं। रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री अगर किसी की है, नॉट कंटेन लॉन पेयर विद सेंटर एटम, सेंटर एटम के पास अगर लॉन पेयर नहीं है, देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप समझ जाओगे इसमें कि बॉन्ड एंगल उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है, इफ लॉन पेयर प्रेजेंट विद center atom, then bond angle changed according to VSEPR theory। ये आगे बताऊंगा मैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी सिंपल सी चीज ये बताती है कि अगर लॉन पेयर और लॉन पेयर, दो लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर को मैं एलपी से नोट कर रहा हूं, तो एलपी और एलपी के बीच में जो रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से, एलपी एंड बीपी। और सबसे कम जो रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, इट इज रिपल्सन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? रिपल्सन का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा लॉन पेयर में रिपल्सन होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। इसलिए लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाएंगे, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से भी चेंज होंगे। केवल बॉन्ड पेयर है तो उनमें रिपल्सन सबसे कम होता है, इसलिए उसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, उसमें लॉन पेयर नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंगल, it is methane, formula is CH4। एक ले लिया हमने अमोनिया, यहां पे एक लॉन पेयर है सेंटर एटम के पास, यहां पे सेंटर एटम के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। अमोनिया इज NH3। एक ले लिया हमने वाटर, दो लॉन पेयर है वाटर के पास, These are LP। तो वाटर की कंडीशन है हाइब्रिडेशन दोनों का, तीनों का सेम है, वाटर H2। हाइब्रिडेशन स्टेट अगर देखते हैं इसकी हम, तो इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, इसकी भी हाइब्रिड स्टेट sp3 है, इसकी भी हाइब्रिड स्टेट sp3 है। लेकिन यहाँ पे केवल बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, सभी बॉन्ड पेयर है। इसमें अगर देखते हैं तो ये लॉन पेयर है, ये 3 बॉन्ड पेयर है। इसमें अगर देखते हैं तो 2 लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो अभी मैंने बताया कि लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, मींस ये इसको रिपेल करेंगे आपस में। जब ये रिपेल करेंगे तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, इसलिए जो एंगल है ये डिक्रीज हो जाएगा लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से। इसमें केवल लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, दिस एंड दिस। ये लॉन पेयर इन 3 बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो ये एंगल डिक्रीज हो चुका होगा। कौन सा एंगल? HNH वाला। इसी टाइप से यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है तो ये एंगल है। अगर sp3 हाइब्रिड होता है कोई भी और उसमें कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होता है। कौन सा एंगल है ये? HCH इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसमें अगर देखते हैं तो HNH डिक्रीज हो चुका होगा और ये घट के हो जाता है 107 डिग्री। होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हो कितना जाता है? 107 डिग्री, कम हो जाता है। इसका केस अगर देखते हैं तो इसमें HOH का जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 104.5 डिग्री और भी डिक्रीज हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिपल्सन है?
लॉन पेयर का रिपल्सन है वो ज्यादा होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर को बहुत कम रिपेल कर पा रहे हैं, लेकिन लॉन पेयर को कर पा रहा है, और लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो चुका होता है। तो डिपेंड किस पे करता है, हाइब्रिड स्टेट के साथ लॉन पेयर की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर सेंटर एटम का साइज देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने एक तो बात कर ली अमोनिया की, एक लॉन पेयर होता है 3 हाइड्रोजन है, इट इज अमोनिया, और NH3 फॉर्मूला है इसका, और एक हमने ले ली फॉस्फीन, दोनों ही गैस होती हैं PS3। तो सेंटर एटम का अगर साइज बढ़ जाता है और सराउंडेड एटम सेम होते हैं, सराउंडेड एटम इसमें हाइड्रोजन है, और साइज ऑफ सेंटर एटम क्या है, फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, देन साइज के अकॉर्डिंग चलेगा कि बॉन्ड एंगल जो होगा, सेंटर एटम का केस ले रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा अगर साइज इंक्रीज होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज। अगर सेंटर एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अगर इनका ही कंडीशन देखें तो अभी बताया मैंने कि इसका जो बॉन्ड एंगल आता है, हाइब्रिड स्टेट इसकी कौन सी है, sp3 है, और इसकी भी कौन सी है, sp3 है। इसमें भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दोनों में है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है वो 107 डिग्री होता है, और यहाँ पे घट के 94 डिग्री रह जाता है। यानी सेंटर एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है और उस कंडीशन में दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है, इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल है और इसकी भी स्ट्रक्चर पिरामिडल है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा अगर सेंटर एटम का साइज बढ़ जाता है तो, और अगर सराउंडेड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। If size of surrounded atom increased, then bond angle decrease। अगर सराउंडेड एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक तो कंडीशन ले रहे हैं हम OF2 की, एक कंडीशन ले रहे हैं OCl2 की, और एक कंडीशन ले रहे हैं OBr2 की। मीन्स ये है OF2, ये है Cl2O और ये है Br2O। तो यहाँ पे सेंटर एटम तो सेम है, ये सेंटर एटम है, दो लोन पेयर है इसके पास, ऑप्शन यहाँ पे सेंटर एटम है तीनों ही केस में, ऑप्शन सेंटर एटम है। तो उसके बाद हम सराउंडेड एटम को देखेंगे, तो सराउंडेड एटम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन है जिसका साइज बड़ा है, क्लोरीन है जिसका साइज उससे छोटा है, फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे वो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें रहेगा क्योंकि साइज बड़ा है इसलिए ये एंगल ज्यादा रहेगा, साइज उससे छोटा है इसलिए ये एंगल उससे कम रहेगा, साइज उससे छोटा है इसलिए ये एंगल उससे भी कम रहेगा। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, OF2 में बॉन्ड एंगल कम रहेगा Cl2 से, और Cl2 में कम रहेगा Br2O से। तीसरी कंडीशन है कि हाइब्रिड स्टेट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि एंगल क्या होगा बॉन्ड एंगल, यानी हाइब्रिड स्टेट फिक्स करके ज्योमेट्री को इससे पहले मैंने आपको बता दिया। तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंटर एटम के हाइब्रिड स्टेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक तो कंडीशन दे दी आपको मीथेन CH4, एक कंडीशन दे दी BF3, और एक कंडीशन आपने ले ली BeF2 या H2। तीन कंडीशन में यूज कर रहा हूं। इसकी हाइब्रिड स्टेट होती है sp3, इसकी हाइब्रिड स्टेट होती है sp2, और इसकी हाइब्रिड स्टेट होती है sp जो हाइब्रिडेशन में हम निकालेंगे। तो इस कंडीशन में कार्बन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड इस टाइप से हैं। इस कंडीशन में बोरोन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो 3 फ्लोरीन इस टाइप से हैं। इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो बेरिलियम यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। हाइब्रिड स्टेट चेंज होने की वजह से ऐसा है, यानी कि ये तो हो गया टेट्राहेड्रल, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये हो गया लीनियर। तो लीनियर एक ये बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री, ये एंगल हो गया 120 डिग्री,
और ये एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स। मीन्स हाइब्रिड स्टेट पे डिपेंड करेगा कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो ये था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिग्री में, मिनट में या सेकंड्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया है, 3 एटम्स के बीच में जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं उनके बीच के एंगल को हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल से ही ज्योमेट्री को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। सेकंड में बात कर रहा हूँ, थर्ड में बात कर रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी की। या बॉन्ड एंथैल्पी। किसी कोवलेंट सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी हीट या जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिंगल, डबल और ट्रिपल bonds present between 2 atoms is called bond energy। उसको हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। और रही दूसरी बात, इसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी भी नाम देते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पर मोल में, मींस रिप्रेजेंटेड इन और एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। इसको हम किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में, मींस 2 एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम पर मोल में भी उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 2 एटम है। सपोज करो कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने भी बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड मोल बॉन्ड बने हुए होंगे, जितनी हीट रिक्वायर्ड की हमने यहाँ पे उस हीट को ही हम नाम देते हैं। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हमने सेपरेट कर दिया, मींस 2H कर दिया, इसको हमने नाम दिया बॉन्ड एंथैल्पी। इसी टाइप से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 1 मोल लिया हमने। 1 मोल सभी डबल बॉन्ड्स को, जितने भी डबल बॉन्ड दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उनको ब्रेक करने के लिए इसको हम 2O में कन्वर्ट करेंगे। जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको बात कर रहा हूँ मैं, उसको नाम देंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ये फिर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, 1 मोल है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मोल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम नाम देंगे। इसके केस में आती है बॉन्ड एंथैल्पी, जो इसकी आती है डेल्टा H से नोट कर रहा हूँ मैं इसको। हाइड्रोजन के केस में 435.8 किलो जूल पर मोल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए जो डेल्टा H आता है विच इज 498 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए इतना होता है। यानी डबल बॉन्ड के लिए बढ़ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए इससे भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा ब्रेक होंगे। नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, विच इज 946 किलो जूल पर मोल। यानी किस पर डिपेंड करता है, अगर सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की मैंने, सिंगल बॉन्ड बना हुआ तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड में और भी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन नंबर फर्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, जो आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 2 एटम्स के बीच में। दिस इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। कौन से कोवलेंट बॉन्ड की या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 2 एटम के बीच में, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। 348 किलो जूल पर मोल, इसकी आती है 619 किलो जूल पर मोल, और इसकी आती है 848 किलो जूल पर मोल। यानी बॉन्ड एंथैल्पी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है डबल से, डबल की ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। सेकेंड हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर दो एटम हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, HF का HCl का उससे कम है, HBr का उससे भी कम है और HI का सबसे कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे भी कम होगी और इसकी उससे भी कम होगी। थर्ड इज साइज ऑफ एटम। एटम्स का अगर साइज लेते हैं तो साइज पे भी डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज। साइज जितना बड़ा होगा उतना ही एटम्स की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी, ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी और आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी की हम बात करें, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लिया मैंने, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। तीनों में सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पीज का अगर डिस्कस करें तो ये आएगा Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन I2। यहाँ पे फ्लोरीन एक क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और छोटा साइज में लॉन पेयर होते हैं 3-3। ये लॉन पेयर इसके लॉन पेयर उसके लॉन पेयर को ज्यादा रिपेल कर जाता है, इसलिए बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसलिए एंथैल्पी फ्लोरीन के केस में कम हो जाती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लॉन पेयर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स या प्रेजेंट ऑन एटम्स। एटम्स के ऊपर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड यूज कर रहे हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यूज कर रहे हैं और फिर हम फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड यूज कर रहे हैं। तो फ्लोरीन के ऊपर 3 और 3 6 लॉन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स हो सकते हैं। इसके ऊपर 1 लॉन पेयर होगा और इसके ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है। यानी कंडीशन ये रहेगी कि इसके अंदर 3 बॉन्ड तो इस टाइप से बने हुए होंगे, इसके अंदर भी 3 बॉन्ड इस टाइप से बने होंगे। ये इसकी कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी यहाँ पे 4 है। इसकी 4 का मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, तो मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी कितनी है 4। इसकी कोवैलेंसी यहाँ पे है 3। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी यहाँ पे 3 यूज की हमने, तब एक लॉन पेयर आएगा उस पे। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है 2। कोवैलेंसी कितनी है 2, यानी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। और फ्लोरीन की कोवैलेंसी है 1। कोवैलेंसी 1 है, लेकिन इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की। तो लॉन पेयर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे भी कम है। तो बॉन्ड एंथैल्पी इस बॉन्ड की जो होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड की वो ज्यादा होगी, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से वो ज्यादा होगी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और वो ज्यादा होगी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। तो बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है कि कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है। या फिर 5th नंबर पे बात करूं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए हैं, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी आगे टॉपिक आ जाएगा इसी चैप्टर में। ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। मींस एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग का, उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गनेस ऑफ ओवरलैपिंग की स्ट्रॉन्गनेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा हूं 4th में फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अभी मैंने बताया आपको कि 2 एटम्स के बीच में कितने कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड between 2 atoms is called bond order. यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि केवल बॉन्ड्स को हमें गिनना है, वही है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन,
हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड सपोज करो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 यूज किया हमने। यानी कि जितने बॉन्ड बने हुए, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उसको नाम दे रहे हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नाम दे सकते हैं। 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ की, यानी कि इनका रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल इन केस ऑफ बेंजीन। अगर देखते हैं तो बेंजीन का मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ना तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ना ही कंप्लीटली कौन से कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 भी नहीं है और बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, जिसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से, जो रेजोनेंस में मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा। bond orders are equals आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड है, आयन भी हो सकता है Cn माइनस, साइनाइड है N2 है, नाइट्रोजन है, साइनाइड लिया है, नाइट्रोजन लिया है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर देखते हैं तो कार्बन के पास 6 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 7 होते हैं, 6 + 7 13 और एक -1 चार्ज है मींस 14, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, 6 + 7 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में 6 है, इसमें 8 है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 होता है, माइनस का चार्ज है इस पे। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी कितना है 3 है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ F2 एंड O2-2, इन दोनों का अगर केस देखें तो फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे 9 एंड 9 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन में 8 एंड 8 16 और 2 माइनस का चार्ज है, तो इसमें भी कितने 18। देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और O- है, O- भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया 1 और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी कितना हो गया 1 हो चुका है। इसी टाइप से O2 एंड N2-2, इन दोनों का अगर केस देखते हैं तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है 2 है। क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16 है, 8 + 8, इसमें भी 7 + 7 14 -2 भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 2 और ऐड हो गए 16। तो नाइट्रोजन N- एंड डबल बॉन्ड N- N2-2 भी बनता है, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। ये थे 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर। और बॉन्ड पैरामीटर आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर लेना इसको। समझ आ गया हो तो शेयर एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।